Hello everyone, once again you are most welcome to my YouTube channel दिव्य दृष्टि 2.0। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारा ये सेकंड क्लास होने वाली है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। पहली क्लास हम लोगों ने देख चुके हैं, तो आज हमारे लोगों की आज दूसरी क्लास है जिसमें आज हम लोगों को देखना है हमने जो पहले हम एक बार देख लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा है। उसके बाद में हम लोग आज की क्लास शुरू करने से पहले कल जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के सेंटेंस रूल पढ़े थे उसके हम लोगों को आज पहले प्रैक्टिस करनी है दो चार सेंटेंस की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा भी था कि हम लोग अगली क्लास शुरू करने से पहले कुछ जो है इसके सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले आज हम लोग देख लेते हैं पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा क्या था। तो यह एक्टिव एंड पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें क्या पढ़ा था, तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग की थी कि एक्चुअली एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता क्या है। उसके बाद में हमने ये देखा कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाने से पहले ये जानकारी होनी चाहिए हम लोगों को कि किस टेंस की पैसिव वॉइस बनेगी और किस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, जिसको हमने साइड में लिख के देखा था कि किस टेंस की पैसिव वॉइस बनती है किसकी नहीं बनती है। उसके बाद में हम लोगों ने पैसिव वॉइस के लिए हमारे लिए ये भी जरूरी है कि हम जिस टेंस की पैसिव वॉइस बना रहे हैं, जैसा कि हम पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने पढ़ा था, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हमको पैसिव वॉइस बनाएंगे, लेकिन उसके लिए हमको ये भी पता होना चाहिए कि पैसिव वॉइस तो हम एक्टिव वॉइस की बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनती है एक्टिव वॉइस से, तो उसके लिए हमको पहले जानकारी होनी चाहिए एक्टिव वॉइस की। और बेसिकली एक्टिव वॉइस क्या होता है, तो एक्टिव वॉइस कुछ और नहीं सिर्फ जो है जो हमारे टेंसेस होते हैं उन्हीं से एक्टिव वॉइस बनता है, उन्हीं को हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस जो हम टेंस पढ़ते हैं। टेंस पढ़ने के बाद में जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमने पहले टेंस पढ़ा, एक्टिव वॉइस पढ़ा, उसके बाद में हमने पैसिव वॉइस देखी, पैसिव वॉइस भी हम देख चुके थे। उसके बाद में हमने सिर्फ एक ही सेंटेंस अभी हमने किया था, आज हम लोग पहले दो चार सेंटेंस करने वाले हैं पैसिव वॉइस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। उसके बाद में हम लोग अपनी आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस के हम दो चार सेंटेंसेस आज करने वाले हैं। तो पहला सेंटेंस हम देखते हैं कि द बॉय writes a letter। द बॉय राइट्स अ लेटर। तो हमारा सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है, पहले देख राइट्स इस नहीं लिखा, द बॉय राइट्स अ लेटर। तो हमारे सामने एक सेंटेंस लिखा है, पहले हमको देख भी लेना है क्योंकि जब अभी तो हमको पता है कि ये किसका, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता है कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हमको प्रैक्टिस करनी है। लेकिन जब हमारे सामने कोई रैंडम क्वेश्चन आएगा तो वो किसी का भी हो सकता है, जब हम पूरी पैसिव वॉइस कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन लिखा होगा और उसमें हमको ये देखना होगा पहले कि टेंस कौन सा है, वही तो हम रूल लगाएंगे, उसी रूल के अकॉर्डिंग हम पैसिव वॉइस करेंगे, क्योंकि वहां पर हमको पहले पहचानना क्या होगा कि ये कौन सा रूल है, मतलब कौन सा टेंस है। अब टेंस अगर हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रहे हैं और हमारे सामने सेंटेंस कोई लिखा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो हम अगर सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग बना देंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को पहले पहचानना है कि ये टेंस कौन सा है किसी भी पैसिव वॉइस करने, किसी भी सेंटेंस की पैसिव वॉइस करने के लिए। तो हम देखते हैं कि द बॉय राइट्स अ लेटर, हिंदी में तो हम पहचान लेते हैं टेंस को कैसे कि लास्ट की पहचान होती है ता है, ती है, ते है, या कोई खुद के लिए तो ता हूं, तो ये चीज है। लेकिन हम इंग्लिश में क्या देखेंगे, तो इंग्लिश में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा उसमें सबसे पहली जो चीज है वो वर्ब जो होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, लेकिन उसके साथ में भी वर्ब तो इसमें क्या है राइट, हमारे सामने वर्ब सिर्फ क्या है राइट, लेकिन इसमें एस लगा हुआ है राइट्स, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इसके साथ में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, सिर्फ जो मेन वर्ब होगी उसमें हम एस या एस का यूज करते हैं, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने पहले पहचान लिया। अब जब हम इसको पहचान गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अब हमको जो है इसमें रूल अप्लाई करना है, अपना जो हम लोगों ने पढ़ा था रूल उसको इसमें अप्लाई करना है। तो किसी भी सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमारा जो पहला रूल यही है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। तो क्या करेंगे, पहले द बॉय सब्जेक्ट था,
सब्जेक्ट की जगह पर पहले हम ऑब्जेक्ट लेकर आए। जो बात हम लोगों ने बोली थी कि हम पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को एक न्यू सब्जेक्ट के रूप में रखते हैं। ऑब्जेक्ट को कैसे ट्रीट किया जाता है पैसिव वॉइस में? न्यू सब्जेक्ट के रूप में। तो हम ऑब्जेक्ट जो हमारा है अ लेटर, तो उसको हम पहले रखेंगे। तो लिखा हमने अ लेटर। अब इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब लगती हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है इसकी पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती हैं? तो हेल्पिंग वर्ब हम जो बी की फॉर्म होती हैं, ये बताया था हमने कि इज, आर, एम, ये बी से बनने वाली हेल्पिंग वर्ब है। वाज, वर, ये भी होती हैं। तो बी की जो वर्ब होती हैं इज, आर या एम, तो ऑब्जेक्ट के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब क्या रखी जाएंगी? तो प्रेजेंट का टेंस है तो वाज वर तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है। इसका मतलब यह है कि इज, आर या एम ये तीनों प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब हैं और इन्हीं को हम पैसिव वॉइस बनाते समय रखेंगे। अब दिक्कत ये है कि हम इसमें से कौन से रखें? इज को रखें, आर को रखें या एम को रखें? तो उसके लिए भी हमने बताया था कि देखना है कि जो हमारा ये अब सब्जेक्ट जो है, जो ऑब्जेक्ट था अब सब्जेक्ट बना है, ये कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हमने देखा अ लेटर, एक पत्र, तो जैसा क्लियर है कि एक पत्र, इसका मतलब यह है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग हमको इज ही लगाना है। अ लेटर इज। अब क्या है कि ऑब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब। साइड में हम लोग रूल पहले लिख भी लेते हैं कि हमने जो रूल कल लिखा था पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाने का, तो पहले कोई ऑब्जेक्ट या इसको न्यू ऑब्जेक्ट बोलेंगे, प्लस हेल्पिंग वर्ब जो हम लगाते ही हैं इज, आर या एम, फिर रहती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर कोई प्रीपोजिशन या हम बोल सकते हैं कि बाई लगाएंगे, और उसके बाद में हम कह सकते हैं सब्जेक्ट। अगर कुछ अदर वर्ड है तो वहां पर लास्ट में हम अदर वर्ड भी लिख देते हैं। तो ये लिखा हमारे सामने। अब इसके अकॉर्डिंग हमने ऑब्जेक्ट लिख लिया, हेल्पिंग वर्ब लगा ली। V3 मींस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या था? राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। रिटन। अब क्या है? V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। इसके बाद लगाएंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इसमें क्या है, क्या लगनी है? तो द बॉय कोई डूअर है, काम को करने वाला है, तो किसी डूअर के लिए जो प्रीपोजिशन होती है वो बाई लगती है, तो बाई लगाया। रिटन बाई। अब बाई के बाद में देख सकते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? द बॉय। अब सब्जेक्ट द बॉय, द बॉय का जो लास्ट में जो सब्जेक्ट भी जाएगा, जब ये लास्ट में जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर न्यू ऑब्जेक्ट जब बनेगा, तो न्यू ऑब्जेक्ट में जो ये द बॉय है इसको एज इट इज ही रखेंगे। वरना होता क्या है पैसिव वॉइस में कि आई जब सब्जेक्ट है, इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है। ऐसे ही चेंज होते रहते हैं। जो प्रोनाउन होते हैं इनको पैसिव वॉइस बनाते समय जब ऑब्जेक्ट की जगह पे रखते हैं तो वहां पर हम इसका ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। लेकिन द बॉय जो है यहाँ पर तो ऐसे ही रहेगा, बाय द बॉय। तो ये हमने अपने पहले सेंटेंस की पैसिव वॉइस कंप्लीट की। अब इसके बाद में हम लोग दूसरा सेंटेंस देखेंगे। आई कंप्लीट माई वर्क डेली। आई कंप्लीट माई वर्क डेली। तो हमको इसकी पैसिव वॉइस करनी है। अब देखते हैं इसमें ऑब्जेक्ट कहां पे है। तो पहले पहचानना है हमको कि ये क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है जिसकी पैसिव वॉइस हम बनाएंगे। तो देख लेते हैं। तो क्या है, आई के साथ में कोई वर्ब में एस का यूज नहीं करना होता है हमको। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट आई है इसलिए यहां पर एस नहीं लगेगा। और दूसरी चीज, जो ये डेली वर्ड है, जो हमारे सामने ये वर्ड डेली लिखा है, इससे भी पता चलता है कि सेंटेंस प्रेजेंट का है, क्योंकि जो प्रतिदिन काम है वो पास्ट में नहीं हो सकता, ये वर्ड जो है प्रेजेंट में ही यूज होगा। तो इसलिए जो हम इसकी पैसिव वॉइस करते समय देखेंगे कि पहले ऑब्जेक्ट कहां है। ऑब्जेक्ट है माई वर्क, मेरा काम। तो ये जो पूरा ऑब्जेक्ट हम उठा के पहले ले आते हैं,
माई वर्क। अब इसके बाद में ऑब्जेक्ट के बाद में हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो मेरा कार्य ये भी सिंगुलर ही रहेगा, तो माई वर्क सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम इज का यूज करेंगे। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, कंप्लीट, तो कंप्लीट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कंप्लीटेड, तो माई वर्क इज कंप्लीटेड। फिर हम लगाते हैं प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन बाई लगाएंगे, बाई, और आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा, जो हमने भी पीछे बताया था जस्ट अभी, तो आई का जो ऑब्जेक्ट में जब हम इसको ले आएंगे, मींस जब हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, आई की जो सब्जेक्टिव केस है यहाँ पर, इसको जब हम ऑब्जेक्टिव केस में ले जाएंगे, तो यहाँ पर आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो यहाँ पर हमको मी लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो डेली लिखा है, तो इसको लास्ट में एज इट इज ही हम रख देंगे कि माई वर्क इज कंप्लीटेड बाय मी डेली। ठीक है, चलिए तीसरी चीज देखते हैं, तीसरा सेंटेंस हम लोग देखते हैं कि सी रीड्स द रामायण, सी रीड्स द रामायण। तो ये तीसरा सेंटेंस है, सी रीड्स द रामायण, वो रामायण पढ़ती है। तो क्या है कि इसकी भी पैसिव वॉइस हमको बनानी है, तो क्या करें, पहले ऑब्जेक्ट को हम ढूंढ सकते हैं इसमें, तो ऑब्जेक्ट कहां पे है हमारा, द रामायण, तो ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं, द रामायण, द रामायण। इसके बाद में क्या है, सी रीड्स द रामायण, इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब कुछ लगानी है, तो द हेल्पिंग वर्ब क्या है, द रामायण इज, द रामायण इज, और वर्ब क्या है, रीड, वर्ब कहाँ है, ये रीड्स, तो रीड की जो थर्ड फॉर्म रहती है, तो ये भी देख लें, ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है। जो ये रीड वर्ब है, रीड मीन्स पढ़ना, तो ये फर्स्ट फॉर्म भी वर्ब रीड की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो भी रीड ही रहती है, इसकी जो सेकेंड फॉर्म होती है वो भी सेम रहती है, और इसकी जो थर्ड फॉर्म रहती है वो भी सेम रहती है। इसका मतलब रीड की जो तीनों फॉर्म है वो सेम रहती है। तो जो इसकी थर्ड फॉर्म भी हम यूज करेंगे, द रामायण इज रेड। अच्छा, ये एक चीज और, जो रीड और सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो होती है, इनके प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा अंतर आ जाता है, स्पेलिंग सेम है रीड, लेकिन जो हम सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में बोलते हैं, रीड, रेड, रेड, हम इसको रेड बोलते हैं पैसिव मतलब थर्ड फॉर्म में, तो रामायण इज रेड बाई लगाएंगे, और क्या है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हमको यूज करना पड़ेगा, बाई हर। तो ये भी हमने पैसिव वॉइस इसकी भी देख ली, सी रीड्स द रामायण इज रेड बाई हर। तो ये हमने 3 सेंटेंसेस देख लिए, इसके बाद में कुछ सेंटेंसेस आप भी प्रैक्टिस करें, और जो सेंटेंस जितनी ही ज्यादा आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, आपकी किताब में एक्सरसाइजें दी हुई हैं, एक्सरसाइजें करिए। आप जो है कोई भी क्वेश्चन अगर है जिसकी पैसिव वॉइस आपको कठिन लगती है या नहीं होती है, तो आप उसे आप कमेंट में या जो है आप डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। चलिए देखिए, एक सेंटेंस और आपको प्रैक्टिस करा देते हैं, वो थोड़ा इनसे अलग है प्रेजेंट का ही है, ऐसे रूल यही लगेगा, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी हम सेंटेंस ऐसा देखते हैं जिनमें डबल ऑब्जेक्ट दिए होते हैं, कहीं ना कहीं सेंटेंस आपने देखा जरूर होगा जिसमें ऑब्जेक्ट डबल होते हैं और उसकी हमको पैसिव वॉइस बनानी होती है। तो एक उस तरीके का हम लोग भी सेंटेंस उस तरीके का भी देख लेते हैं, माई ग्रैंडफादर टेल्स मी अ स्टोरी डेली, या एवरी डे लिख देते हैं, एवरी डे।
देखिए, माई ग्रैंडफादर टेल्स मी अ स्टोरी एवरी डे। मेरे जो दादाजी हैं टेल्स मी मुझे बताते हैं या सुनाते हैं अ स्टोरी एक कहानी, एवरी डे माने प्रत्येक दिन। मेरे दादाजी मुझे प्रत्येक दिन या हर दिन एक कहानी सुनाते हैं। तो देखिए इसकी पैसिव वॉइस हम देखते हैं कि इसमें पहले ये देख लेते हैं इसमें स्पेशल क्या है। तो ये हमारे सामने सब्जेक्ट दिया हुआ है, वर्ब भी दी हुई है और इसके साथ में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। लेकिन एक ये ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसको इस ऑब्जेक्ट को अगर हम हटा दें, माई ग्रैंडफादर टेल्स अ स्टोरी, तो एक ये भी सेंटेंस है कि बिना मी के जो ये ऑब्जेक्ट अ स्टोरी है इससे भी सेंटेंस बन रहा है। और अगर हम इस ऑब्जेक्ट को हटा दें, माई ग्रैंडफादर टेल्स मी, मेरे दादाजी मुझे बताते हैं या सुनाते हैं, तो ये मी ऑब्जेक्ट हो गया, अ स्टोरी भी ऑब्जेक्ट हो गया। अगर इन दोनों में से किसी ऑब्जेक्ट को हटा दें तब भी वो सेंटेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए जो ऑब्जेक्ट दो हैं इसमें, अब इस कंडीशन में हमको क्या करना है, तो क्या हम दोनों ही ऑब्जेक्ट को उठाकर नया सब्जेक्ट बना के क्या हम इसकी पैसिव वॉइस बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। हम दोनों ही तरीके से देखेंगे इसको कि अगर हम पहले, अच्छा एक चीज और आपको लोगों को हम बता दें कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं तो इसको क्या कहते हैं। तो हम दो ऑब्जेक्ट जब ऐसी कंडीशन आती है तो दोनों ही ऑब्जेक्ट के अलग अलग नाम होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की भी लंबी कहानी है कि कब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो हम इसको कभी बाद में देखेंगे, किसी अगले वीडियो में देखेंगे इस पूरी कहानी को, क्या होता है इसमें, इसके बारे में पूरी जो है इंफॉर्मेशन आपको देंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम लोग इतना देख लेते हैं कि दो ऑब्जेक्ट हैं जिसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो देखते हैं कि इसके पैसिव वॉइस बनाने के लिए, तो पहले हम क्या करते हैं, कोई भी एक दोनों ही ऑब्जेक्ट से हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। पहले हम कोई एक ऑब्जेक्ट उठा के बनाते हैं, मी का हम क्या करें, पहले अगर ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह पर लाएं तो इस ऑब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस रहेगा पहले। तो मी को हम पहले लाते हैं आई, मी का क्या करेंगे, आई। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब हम सामने देख सकते हैं आप, आई के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब एम लगेगी। तो आई के साथ हम लगाएंगे एम। उसके बाद में जो वर्ब है, वर्ब कहाँ है, टेल, तो इसकी जो थर्ड फॉर्म रहती है टोल्ड, आई एम टोल्ड। अब देखिए मुझे आई एम टोल्ड मुझे सुनाई जाती है। अब इस जो दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारा, इसको चाहे तो हम यहां पर रख सकते हैं, आई एम टोल्ड अ स्टोरी, आई एम टोल्ड अ स्टोरी। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में हमने दूसरे ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दिया। अब यहां पे क्या है, हमको प्रीपोजिशन बाई लगानी है, बाई माई ग्रैंडफादर, बाई माई ग्रैंडफादर, आई एम टोल्ड अ स्टोरी बाय माई ग्रैंडफादर। और इसके बाद में एवरी डे को हम यहीं पे रख सकते हैं। तो आई एम टोल्ड अ स्टोरी बाय माई ग्रैंडफादर एवरी डे। तो हमने इस तरीके का भी एक सेंटेंस देख लिया, जब दो ऑब्जेक्ट दिए हों। तो एक से हमने अभी बनाया है, पहले ऑब्जेक्ट से हमने बनाया। अब क्या हम दूसरे ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हैं इसको, तो बिल्कुल बना सकते हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट हम उठा लें अगर, अ स्टोरी, अब यहां पर एक कहानी, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए अब हम इज लगाएंगे, अ स्टोरी इज, V3 मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड। एक कहानी सुनाई जाती है। अब यहां पर हमको क्या करना है, किसको सुनाई जाती है, मुझको। तो यहां पर हम लिख सकते हैं अ स्टोरी इज टोल्ड टू मी,
आ स्टोरी इज टोल्ड टू मी। अब किसके द्वारा? बाई लगाएंगे हम प्रीपोजिशन। सब्जेक्ट क्या है? माई ग्रैंडफादर, बाई माई ग्रैंडफादर, और एवरीडे को लास्ट में हम लिख देंगे। तो ये दोनों तरीके से हम लोगों ने इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस देख ली जब हमारे सामने दो ऑब्जेक्ट दिए हुए थे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देख लिया है, उसके बाद में हम नंबर आता है निगेटिव सेंटेंस का, फिर आएगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव फर्स्ट दोनों तरीके, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। तो पहले हम लोग निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। तो देखिए निगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस भी सीधी सी बात है, एक्टिव वॉइस इसका पहले देखना पड़ेगा नेगेटिव सेंटेंस का भी। तो हम पहले एक्टिव वॉइस लिखते हैं, फिर उसके बाद में पैसिव वॉइस देखते हैं। तो एक्टिव वॉइस रूल पहले लिख लेते हैं हम। एक्टिव वॉइस रूल, तो एक्टिव वॉइस रूल पहले सब्जेक्ट ही आएगा, लेकिन यहां पे थोड़ा चेंज होगा। क्या होगा चेंज? कि अभी तक अफर्मेटिव में था कि सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब आती थी, लेकिन यहां पर क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है तो हमको नॉट तो लगाना पड़ेगा ही। अच्छा, नॉट लगाना है। कुछ ऐसे भी टेंसेस होते हैं, कुछ ऐसे भी टेंसेस होते हैं जिनमें डायरेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब पहले से दी होती है, नॉट लगा देते हैं। लेकिन अब क्या है कि इसमें अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब हमको नहीं दी हुई थी, इसलिए अब हमको निगेटिव में नॉट लगाने से पहले हमको निगेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। तो उसके लिए हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी है कौन सी? डू या डज। डू या डज। अब ये हो गया, इसके बाद में हम नॉट लगा सकते हैं। सब्जेक्ट डू या डज, फिर नॉट लगाएंगे, और नॉट के बाद में हम अब निगेटिव में हम फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। फिर अब ये भी ध्यान देना कि निगेटिव में जो वर्ब रहेगी उसमें हम एस का यूज नहीं करेंगे। तो सब्जेक्ट डू या डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो सब्जेक्ट डू या डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये हमारा निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस रूल हो गया। और हम इसकी पैसिव वॉइस देख लेते हैं। यह है पैसिव वॉइस रूल। तो ये पैसिव वॉइस रूल में हमको फिर से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करना है, तो सब्जेक्ट की जगह पर हम ऑब्जेक्ट को लाने वाले हैं। इसके बाद में पैसिव वॉइस में जैसे कि पता है हमको हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की इज आर या एम रहती हैं, तो हमने इज आर एम लिख लिया। इसके बाद में नॉट था इस हेल्पिंग वर्ब के बाद में एक्टिव वॉइस वाली हेल्पिंग वर्ब, तो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब हमारी इज आर या एम है, तो उसके बाद में नॉट रहेगा। फिर क्या होता है, V3 मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जो वर्ब हमारी दी हुई होगी, एक्टिव वॉइस में थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन सभी पैसिव वॉइस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। उसके बाद क्या होता है कि बाई या प्रीपोजिशन लगाते हैं, तो बाई हो गया। इसके बाद बाई के बाद में वर्ब के बाद बाई लग गया, अब ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह पर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो बाई सब्जेक्ट हो गया। तो ये निगेटिव के भी जो रूल रहा हमारा उसको हमने आसानी से देख लिया। अब हम इसका कोई एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, तो देखिए एक एग्जाम्पल को हम लिख लेते हैं कि वी डू नॉट कॉल
our we do not call our enemies, हम अपने शत्रुओं को नहीं बुलाते हैं। we do not call our enemies, हम अपने शत्रुओं को नहीं बुलाते हैं। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो पहले इसको रखिए, our enemies, इसके साथ हम आर का यूज करेंगे क्योंकि our enemies ये प्लूरल है हमारा, तो आर लगाएंगे ही। इसके बाद हम नॉट का यूज करेंगे क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है। V3 वी मीन्स वर्ब कहाँ है, काल, तो काल की थर्ड फॉर्म हम काल्ड कर देंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाना पड़ेगा हमको। बाई के बाद में जो वी का ऑब्जेक्टिव केस होगा अस हो जाएगा। तो आवर एनिमीज आर नॉट कॉल्ड बाय अस। तो ये निगेटिव सेंटेंस भी देख लिया हम लोगों ने। एक एग्जांपल और जल्दी से कर लेते हैं। आई डू नॉट बीट माई ब्रदर, आई डू नॉट बीट माई ब्रदर। तो सिंपल सी बात है, इसमें भी ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे, माई ब्रदर, इसके साथ में मेरा ब्रदर, अगर ब्रदर्स तो है नहीं, जो प्लूरल है तो ये सिंगुलर ही है, तो माई ब्रदर इज, नॉट है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। V3 बीटन, बीट की जो थर्ड फॉर्म रहती है वो बीटन, फिर बाई लगाएंगे। आई का जो ऑब्जेक्टिव केस रहता है वो मी रहता है, तो माई ब्रदर इज नॉट बीटन बाई मी। तो ये हमारा दूसरा सेंटेंस था। और हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, उसकी कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस ही कर ली। उसके बाद में ये हमारा रहा नेगेटिव सेंटेंस, जिसकी हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों ही देख ली। 2 सेंटेंस भी प्रैक्टिस कर लिए। अब कुछ 2-4 सेंटेंस हम लोग अगले वीडियो स्टार्ट करने से पहले भी उसमें हम इसका रिवीजन कर लेंगे। अब अगले वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो अफर्मेटिव नेगेटिव तो हो गया, इसके बाद इंट्रोगेटिव। लेकिन इंट्रोगेटिव शुरू करने से पहले, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बताने से पहले हम आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कुछ जो है जानकारी देंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या, इसका मीनिंग होता है, और उसके बाद में ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और एक किस वजह से फर्स्ट टाइप बोले जाते हैं, किस वजह से सेकेंड टाइप बोले जाते हैं, यस या नो टाइप क्यों इनको कहते हैं, और दूसरा WH टाइप क्वेश्चन वर्ड वाले क्या होते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज उम्मीद करते हैं आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है। लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और जो है कमेंट करते रहें। थैंक यू।